जय हिंद। आज फादर्स डे में मेरी डॉटर के द्वारा अपने स्टोरी राइटिंग की पहली कमाई की तरफ से कॉलर माइक गिफ्ट दिया गया है। मैं उसी माइक से आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज फादर्स डे में मुझे सडनली अपने फादर की एक बात याद आ गई। मैं उस ज़माने का हूँ जिस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट टाउन में पला बढ़ा बच्चे को कोई नर्सरी या प्री स्कूल वगैरह में नहीं जाने की सुविधा रहती है। मुझे याद है क्लास 3 तक मुझे घर में ही 2 टीचर आकर पढ़ाया करते थे। एक का नाम नित्यानंद त्रिपाठी था और एक थे जगदीश सर। क्लास 3 तक पढ़ने के बाद मैं रेलवे बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर एक दिन सडनली ऑफिस से आए और मुझे बोले तैयार हो जाओ, स्कूल में एडमिशन के लिए बुलाया है। रेलवे स्कूल क्लास 4 से स्टार्ट होता था और मैं गया और उसके पहले कुछ रिटन एग्ज़ाम वगैरह हुआ था। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ ये मुझे याद नहीं है। और पहले दिन ड्रेस नहीं था उस दिन। मैं जाके क्लास 4 के रेलवे कॉलोनी के 49 ब्लॉक में क्लास 4 क्लास में बैठ गया। चूँकि मैं प्री स्कूल में नहीं गया था तो जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसे कॉपी में नोट करना होता है, उस स्पीड से नोट करना पड़ता है। ये सब मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे बगल में मेरा एक बचपन का जिगरी दोस्त सैयद वक़ार मेहदी आबदी बैठा करता था। उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उसकी स्पीड इतनी अच्छी थी कि वो खुद कॉपी करके फिर मुझे भी कॉपी करके देने लगा था। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे मैं पिकअप कर लिया और मुझे ये प्रॉब्लम आगे देखने को नहीं मिला। मैं एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में पला बढ़ा हूँ। इस वाक़या के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अपने बारे में छोटा सा वीडियो बनाकर लोड करूं। उन दिनों डॉक्टर और नर्स घर में ही आकर डिलीवरी कराते थे। तो मेरी और मेरे छोटे भाई की पैदाइश भी रेलवे क्वार्टर में नर्स के द्वारा हुई है। रेलवे क्वार्टर में पैदा हुआ, रेलवे कॉलोनी में पला बढ़ा, रेलवे स्कूल में पढ़ाई करी और रेलवे स्कूल ईस्टर्न रेलवे बॉयज़ हाई स्कूल बहुत पुराना स्कूल और बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था उन दिनों। वहाँ से पढ़ने के बाद उस स्कूल का मैंने एक वीडियो भी लोड किया हुआ है। किसी ने बनाया था, उसे मैंने लोड किया है। साहिबगंज कॉलेज से मैंने 12th किया। जनरली मैं पढ़ाई में बहुत टॉपर नहीं था, लेकिन टॉप 5 में हमने अपने आप को बरकरार रखा, या ऐसा कहें कि आगे चल के टॉप 10 तक में मेरा पोजीशन हुआ करता था। करीब 100 बच्चों का, 100 स्टूडेंट्स का 2 सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन ए एंड बी। 12th करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। इनफैक्ट 12 करते करते करी। मैं उस जनरेशन में लोग कोचिंग करने के लिए जाया करते थे पटना में एक से एक मशरूमिंग कोचिंग क्लासेस होते थे। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो समय की बर्बादी है और मैंने सेल्फ स्टडीज़ ही किया। मुझे याद है, अभी भी याद है, बीबी त्रिपाठी एंड खन्ना का केमिस्ट्री बुक और वेरियस मैथमेटिक्स बुक्स मेरा बहुत बड़ा टीचर हुआ करता था। काफ़ी अच्छी बुक्स हुआ करती थी, अभी भी चलती होगी, मुझे पता नहीं है। उसको पढ़ के पहली बार अपीयरिंग कैंडिडेट, मतलब 12th का एग्ज़ाम भी 12th मतलब उस समय हम लोग मैट्रिक बैच के हुआ करते थे। मैट्रिक के बाद आईएससी कहलाता था। तो आईएससी का एग्ज़ाम भी दे रहे थे और उस समय हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दिया था। हमारा कैलिबर आईआईटी के लायक तो था नहीं। आईआईटी मैंने एक बार देने के बाद ही मुझे समझ में आ गई थी कि आईआईटी मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो स्टेट
इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसकी तैयारी मैं कर रहा था। अपेयरिंग कैंडिडेट जिसे आज बोलते हैं आप, मीन्स आईएससी का एग्ज़ाम देते देते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, उस साल नहीं हुआ। तो उस समय का जो ट्रेंड था, स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते थे और फिर तैयारी करते रहते थे। तो मैंने अपनी समझदारी के अनुसार, मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स और मैथमेटिक्स ऑनर्स मिल रहा था, वो मैंने नहीं लिया। मैं जियोलॉजी पास कोर्स में एडमिशन लिया और जो प्रैक्टिकल क्लासेस होते थे वो मैं करता रहता था और इंजीनियरिंग की तैयारी करती थी। इंजीनियरिंग की तैयारी करते करते फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी में हमारा सिलेक्शन हो गया और मैं बीआईटी सिंदरी कॉलेज चला गया जो धनबाद झारखंड में है। वहाँ भी स्टूडेंट में ना बहुत नीचे था ना बहुत ऊपर था, बीच के स्टूडेंट में मैं मेरा रैंक ठीक ठाक ही हुआ करता था। और फाइनल ईयर, थर्ड ईयर आते आते लोग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं जॉब के लिए। उन दिनों पीएसयू जॉब का बहुत क्रेज़ था। जो स्टूडेंट्स थोड़ा तेज थे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी भी क्या करते थे। मेरा सिलेक्शन कैंपस इंटरव्यू में नेवी की टीम के द्वारा थर्ड ईयर में ही हो गया। मैं बेंगलोर एसएसबी गया और वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद मुझे फाइनल ऑफ़र लेटर आ गया जो मुझे फाइनल ईयर के बाद ज्वाइन करना था। एसएसबी क्लियर होने के बाद ये एंट्री यूनिवर्सिटी एंट्री कहलाता है। मतलब 1 साल तक कॉलेज में ही मुझे बेसिक सैलरी ऑफ नेवी की जो बेसिक सैलरी हुआ करती थी उस समय 2300, वो मेरे कॉलेज में मेरे अकाउंट में आना शुरू हो गया। फिर भी चूँकि पीएसयू का क्रेज था, मैं एग्ज़ाम देता रहता था। मुझे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आसाम डिवीज़न में भी सिलेक्शन हुआ था और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। होम सिकनेस के कारण मैंने भी उसमें इंटरव्यू दिया कि मैं घर में ही रह के सो कॉल्ड प्रोफेसर बन जाऊंगा आगे, और अच्छा होगा तो अच्छा निकल जाऊंगा। एनीवे, ये सब छोड़ते हुए मैं इंडियन नेवी ज्वाइन कर लिया 88 अगस्त बैच में। नेवी में बहुत सारे अपॉइंटमेंट करने के बाद मैं तकरीबन 33 साल सर्विस करने के बाद 30 अप्रैल 2021 को सुपर एन्यूट हो गया हूँ। सुपर एन्यूट होने के बाद करीब 56 ईयर्स के बाद हम सुपर एन्यूट होते हैं और उसके बाद बहुत लोग जॉब करते हैं। मेरी इच्छा सोशल सर्विस की थी। मैंने एक अपना एनजीओ लॉन्च किया है, एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है रिप्रा फाउंडेशन के नाम पे, जिसमें मैं मेनली एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट पे काम करूँगा। पहला प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है, अभी छोटे स्केल पे ही है, धीरे धीरे इसे और आगे बढ़ाऊँगा। और मैंने नेवी में रहते हुए एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एसएसबी में सिलेक्शन के लिए जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स का कोर्स होता है वो मैंने कोर्स किया। और मेरे दिल में ये बात है, मैं एक रिप्रा एकेडमी भी खोल रहा हूँ। मेरी वाइफ म्यूजिक टीचर है, मैं और मेरी वाइफ मिलकर एक एकेडमी अपने घर से ही चलाएंगे। मेरा मिनी बंगलो है गाज़ियाबाद में और वहाँ से मैं वो एकेडमी चलाऊँगा। एकेडमी का बेसिक पर्पस ये रहेगा कि जो आज के यूथ हैं जिन्हें डिफेंस में एनडीए और सीडीएस के थ्रू ज्वाइन करना है, उन्हें मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब सिविल लाइफ में हम रहते हैं, फ़ौज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मैं वो सारी चीज़ें उनको सिखाऊंगा। फ़ी के नाम पे मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। नॉमिनल फ़ी जो हमारा छोटा मोटा जो सो कॉल्ड क्लासरूम का ख़र्चा हो उतना भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। और ये यदि एकेडमी हमारा अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ पैसे मिलते हैं, उस पैसे को मैं एनजीओ में ट्रांसफ़र करूंगा और एनजीओ में इन्वायरमेंट में मेरा ट्री प्लांटेशन का इरादा है। जहाँ जहाँ पेड़ की कमी है वहाँ पे मैं प्लांट करूंगा। मेरे पास एक माली है, उस माली के मदद से और जो वॉलंटियर्स मेरे साथ आना चाहेंगे वो प्लांटेशन का काम करूंगा। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा है, मैं गरीब बच्चों को, जो म्यूनिसिपलिटी टाइप का स्कूल होता है उसमें मैं क्लासरूम अडॉप्ट करूँगा। उस क्लासरूम के बच्चे को स्टेशनरी, मेरे पास एनजीओ में पैसे कितने होते हैं उसको देखते हुए यदि बुक्स देने की कैपेसिटी होगी तो एक क्लासरूम के बच्चे को बुक्स, स्टेशनरी
से मैं सपोर्ट करूँगा और उसको मैं 12th तक, उस क्लास को ही 12th तक सपोर्ट करता रहूँगा। ये मेरा फ्यूचर प्लानिंग है और मेरे दिल की इच्छा है। ये मेरा पैशन रहा था। जैसा मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट टाउन में रहते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा था जो गरीबी में मेरा एक सेंट जेवियर्स स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था। वो वीकेंड में, छुट्टी के दिनों में ट्रेन में मूंगफली और इस तरह का सामान बेचकर अपना ट्यूशन फ़ी निकालता था। और उन दिनों मैंने मेड वगैरह को भी देखा था, इतनी गरीबी में वो जीते थे कि बचपन से मेरे दिल में एक भावना थी कि मैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो भी मदद कर सकूं सोसाइटी में, उसे मैं मदद करूंगा। और इसी को ख्याल में रखते हुए हमने अपना एनजीओ रजिस्टर करवाया है। एनजीओ का नाम है रिपरा फाउंडेशन। मैं फाउंडर सीईओ हूँ, मेरी वाइफ फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में ही पला बढ़ा हूँ। रहने वाला का मैं पटना का हूँ, लेकिन फादर का जॉब रेलवे में होने के कारण साहेबगंज रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी, बट अदरवाइज़ एक डिस्ट्रिक्ट टाउन थी। पहले तो वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में आता था। और जब मैं जियोलॉजी प्रैक्टिकल करने के लिए पहाड़ों में जाता था, फॉसिल्स खोजने के लिए टीचर की टीम लेकर जाते थे, मैं बहुत ऊंची पहाड़ के बहुत ऊंचे एक बस्ती में मैंने एक पेड़ के नीचे संथालियों को, जिसे आज एसटी आप बोलते हैं, एक छोटा सा टीचर बोलें या जो भी बोलें, 5-6 बच्चों को बैठाकर स्लेट और पेंसिल से उसे पढ़ा रहा था। तो ये सारी चीज़ें मेरी जहन में उस वक्त गई हुई थी कि यदि आप सोशल सर्विस में कुछ भी मुद्दा को लेकर चलना चाहते हैं जो एक्चुअल नीडी है, ये बहुत ही मदद की चीज़ होती है और बहुत पवित्र काम होता है ये। इसी उद्देश्य से मैं एनजीओ रजिस्टर किया हूँ। आगे कितनी सफलता मिलेगी सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं इंडियन नेवी में कैप्टन रैंक से रिटायर हुआ हूँ। मैं भी डिस्ट्रिक्ट टाउन में पला बढ़ा, कोई कोचिंग नहीं, बहुत ज़्यादा कोई गाइडेंस नहीं, अपने कैलिबर पे पढ़ते हुए मैं इतनी लंबी जर्नी सफ़र किया और मैं अपने आप को सक्सेसफुल इंसान मानता हूँ। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपके अंदर फोकस है, कंसंट्रेशन है और पढ़ने की इच्छा है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ऊपर उठा कर ले जाएगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, बॉलीवुड फुल की दुनिया में आपने लोगों को सुना होगा कि लोग स्कूल की शिक्षा नहीं लेकर अपना करियर स्टार्ट करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। उन्हें भी रिग्रेट होता है कि उन्होंने बेसिक शिक्षा नहीं प्राप्त करी है। तो इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपना ये परिचय आपको दिया हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और मेरे एनजीओ को, मेरे यूट्यूब को आप सपोर्ट करते रहें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।